तो गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए आज की जो क्लास रहने वाली है वो आपके ट्वेल्थ में आपके पास इकोनॉमिक्स है, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो। अगर आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा ये क्लास उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी लाइफ में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है। तो देखिए आज का ये वीडियो है आपकी इकोनॉमिक्स के लिए रहने वाला है। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपकी एग्जाम बहुत निकट है, बोर्ड एग्जाम जो है आपका वार्षिक एग्जाम वो बहुत ही निकट है। तो उसके लिए ये वीडियो, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो MCQ आपके लिए इस क्लास में लाए गए हैं। तो देखिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस मैंने इस वीडियो में आप सभी के लिए किया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गिवन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। गिवन वस्तुएं जो होती है, घटिया प्रकार की जो वस्तुएं होती है, उनके लिए जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ये शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए गिवन वस्तु का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब कीमत बढ़ती है तो मांग भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब कीमत घटती है तो मांग भी क्या हो जाती है? घट जाती है। मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कीमत बढ़ गई तो मांग घट जाएगी। मोस्टली ऐसा होता है पर इनमें ऐसा नहीं होता है। गिवन वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है। अगर मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, और कीमत अगर घट जाती है तो मांग भी घट जाती है। तो इनमें संबंध मांग की लोच कैसी होगी? धनात्मक होगी। देखिए जब धनात्मक आपकी कीमत है तो धनात्मक आपके मान होगी, जब ऋणात्मक आपकी कीमत है तो ऋणात्मक आपके मान होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन इनमें से किसके कारण मांग में परिवर्तन नहीं होता है। मूल्य में परिवर्तन होता है तो भी मांग में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होता है तो भी मांग में परिवर्तन होता है, रुचि या फैशन में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे पूछा है कि मांग में परिवर्तन नहीं होता है, इन तीनों से मांग में परिवर्तन होता है। एक यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? आपकी आय बढ़ गई, मान लीजिए आपकी इनकम जो है मंथ की वो बढ़ गई है, तो उपभोक्ता कौन सी वस्तुओं की मांग घटा देगा? तो आपकी निम्न कोटि की वस्तुएं या घटिया वस्तुओं की मांग घटा देगा। आपके पास पैसे होंगे पर्याप्त तो क्या आप घटिया वस्तुएं खरीदेंगे? एक बार आप इनको रटना नहीं है, आपको इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को आपको रटना नहीं है, आपको इनको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरीके से। अपनी लाइफ से रिलेटेड करके आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स वेरी इजी सब्जेक्ट है, और वैसे अगर आप इनको रटते हैं तो वेरी टफ सब्जेक्ट होगी ये, राइट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब कैसे घटा देगा निम्न वस्तु की? मान लीजिए एक तो बहुत घटिया वस्तु है, आपके पास पैसे कम है तो आप उसे मजबूरी में खरीदेंगे, लेकिन आपके पास अगर पैसे बहुत है, सही है, मतलब पर्याप्त मात्रा में आपके पास इनकम है, तो आप अच्छी वस्तुएं खरीदेंगे ना कि घटिया वस्तुओं के। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। देखिए कॉफी के मूल्य में, कॉफी और चाय जो होती है, कॉफी और चाय जो होती है ये स्थानापन्न वस्तु होती है। इसकी जगह पे ये यूज होती है, अगर ये है तो इसका यूज नहीं होगा, अगर ये है तो इसका यूज नहीं होगा। तो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है ये। अब देखिए कॉफी का अगर मूल्य बढ़ जाता है तो हम चाय की क्या करेंगे? मांग ज्यादा करेंगे। अगर मूल्य बढ़ जाए कॉफी का तो हम चाय की मांग ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम कम पैसे देने क्या करते हैं? मंशा रखते हैं। तो क्या होगा? चाय की मांग बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? कौन सी वस्तुएं हैं वो जिनके मूल्य में अगर कमी भी हो जाए तो भी मांग में वृद्धि नहीं होगी? तो वो है आपके अनिवार्य वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब अनिवार्य वस्तुएं कैसे हैं? अगर इनके मूल्य में वृद्धि हो जाए तो भी हमारी मांग में वृद्धि नहीं होगी, है ना, सॉरी, इनके मूल्य में अगर कमी हो जाए तो भी हमारी मांग में वृद्धि नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अनिवार्य वस्तु का एक एग्जाम्पल लेते हैं, नमक जो होता है, अगर उसकी कीमत चाहे से कितनी ही कम हो जाए, राइट, चाहे 1 रुपये किलो ही क्यों ना मिले, लेकिन क्या आप अपनी आवश्यकता से ज्यादा खरीदेंगे उसको? आपको मान लीजिए 1 किलो नमक की जरूरत है तो क्या आप 10 किलो नमक खरीद लाएंगे? 1 रुपये किलो हो गए, अब तो 10 किलो नमक खरीद के ला के रख लेते हैं, तो वो क्या सही होगा? नहीं, हम खरीदते ही नहीं है। तो आवश्यक वस्तुएं या अनिवार्य वस्तुओं की मांग कभी नहीं बढ़ती है, चाहे उनका मूल्य बिल्कुल ही क्यों ना गिर जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आपको मैं बता दूं, आपको इकोनॉमिक्स को रटना नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड करके उनको पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहे। छठा क्वेश्चन देखिए, मांग की लोच का माप निम्न में से किस विधि से किया जाता है? कुल व्यय रीति और प्रतिशत अनुपातिक रीति, दोनों से ही किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं किया है, तो आप मान लीजिएगा दोनों का ही उपयोग किया जाता है मांग की लोच ज्ञात करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, कुल व्यय का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा उत्पत्ति के साधनों का। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का जो फलन होता है वो आपके उत्पादन फलन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, राइट, और आपको कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाए हैं, कितने गलत कर पाए हैं, ये सभी आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर के तौर पर आप, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी और हमने क्लास कैसी बनाई है। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। अरे कॉमेंट बॉक्स आपको लिखने के लिए दिया तो उसका यूज कीजिए ना। 8वां क्वेश्चन देखिए, इकाई से कम मात्रा की लोच को निम्न में से कौन व्यक्त करता है? इकाई से कम, इकाई से कम मान लीजिए कैसा होता है, मांग की जो लोच होती है उसकी 5-6 श्रेणियां होती है। एक इकाई से कम, एक इकाई से ज़्यादा, इकाई के बराबर और इकाई से बिल्कुल कम बेलोचदार होती है, और इकाई से थोड़ी बहुत ज़्यादा उसको पूर्णतः लोचदार कहते हैं। तो इसमें आपको पूछा कि इकाई से कम मात्रा की लोच निम्न में से कौन व्यक्त करता है? तो आपके अनिवार्य वस्तुएं, अनिवार्य वस्तु करती है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मांग अनिवार्य वस्तुओं की कीमत चाहे कितनी ही कम हो जाए, लेकिन हम इनकी मांग को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है इतनी। अब नमक जितना खाना है उतना ही तो लेंगे ना, चाहे उसकी एक बिल्कुल ही कम क्यों ना हो जाए कीमत, हम तो वही खरीदेंगे जितना हमको ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तुओं की मांग की मूल्य लोचकता होती है, कितनी होती है? तो 0 असीमित होती है, राइट। असीमित मैंने आपको बताया है अभी, हम ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं, है ना, तो 0 तो बिल्कुल तो होगी नहीं, ऐसा नहीं कि हम खरीदेंगे नहीं, तो असीमित होगी इसकी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांग में परिवर्तन के निम्न में से कौन से कारण है? इन मांग में परिवर्तन, ये जो 4 ऑप्शन दिए उनमें क्या ये चारों ऑप्शन जो है वो मांग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो देखते हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, बिल्कुल ये तो सही है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, ये भी सही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी मांग में परिवर्तन हो सकता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? वस्तु की प्रकृति, ये भी है। कीमत स्तर, ये भी है। आय स्तर, ये भी है। और इनमें से सभी, ये सभी जो है वो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक या कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी, तीनों ही है, तीनों ही आपकी उत्पत्ति के साधन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन या उत्पत्ति के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है तो वो आपकी उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। और ये कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे आपकी कीमत मान लीजिए और यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए, यहाँ पे ओ रहता है ये, और ये आपके ऐसा होता है, राइट। ये होता है आपके उत्पादन संभावना वक्र। ये आपके आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक्स की अर्थव्यवस्था की जो 3 समस्याएं होती है, क्या उत्पादन करे, किसके लिए करे, किस रीति से करे, तो ये इन सभी समस्याओं को दर्शाने वाला वक्र क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जा सकता है वह कहलाती है। तो मैंने आपको बताया तभी कि अगर एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए, मान लीजिए कॉफ़ी की कीमत अगर बढ़ गई है तो हम क्या खरीदेंगे? चाय। अगर चाय की बढ़ गई है तो कॉफ़ी। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। तो इसका राइट आंसर होगा स्थानापन्न वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और पूरक वस्तुएं क्या होती है? जिनका एक साथ उपयोग किया जाए, जैसे जूते, जुराब, ठीक है, एक साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो पूरक वस्तुएं कहलाती है। और आरामदायक वस्तुएं आप जानते हैं, और इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? स्थिर लागत कौन नहीं है? तो कच्चे माल की लागत। कच्चे माल की लागत जो होती है वो स्थिर नहीं है। कभी हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, कभी हमें महंगा मिल सकता है, कभी हमें सस्ता मिल सकता है, तो इसकी जो लागत है वो स्थिर नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा AC बराबर, इसमें आपको AC की फॉर्मूला बताना है, AC का सूत्र बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा AC बराबर AFC प्लस ABC। इन दोनों का जोड़ क्या होती है? आपकी AC होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत व कुल स्थिर लागत का अंतर क्या कहलाता है? देखिए, उत्पादन में वृद्धि, प्रोडक्शन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर क्या, अंतर बढ़ता है या घटता है, ये पूछा आपको। ठीक है, कुल लागत अगर बढ़े तो कुल स्थिर लागत
भी अगर उसके साथ में क्या हो, बढ़े या घटे, तो क्या होगा, तो कुल स्थिर लागत जो होती है ना वो आपकी स्थिर ही रहती है। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, कुल स्थिर लागत तो स्थिर ही रहता है, चाहे कुल लागत बढ़े या घटे, तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मान लीजिए भूमि का जो किराया है, अगर आपके उत्पादन चाहे बढ़े या घटे, उसका तो आपको उतना ही पे करना होगा ना, तो यही बात इसमें है कि ये स्थिर ही रहती है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही को अंकित कीजिए। यहाँ भी आपको एक सूत्र पूछा है, तो देखिए मैं आपको वहाँ पे एसी का पूछा था, आपको टीसी, या आपको इनमें से तीनों में से बताना है कौन सा फॉर्मूला सही है। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा आपके एबीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। क्या होता है, देखिए टीसी बराबर टीवीसी प्लस टीएफसी इसका होता है। तो देखिए अपन को यहाँ पे टीवीसी निकालना है, टीवीसी बराबर क्या होगा, टीसी इधर आ जाएगा, माइनस को हो जाएगा, और इधर टीएफसी, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1900 देखिए किस बाजार में AR बराबर MR होती है। AR का अर्थ होता है औसत रेवेन्यू अर्थात औसत आगम, और MR का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू अर्थात सीमांत आगत। तो कौन से बाजार में होती है, आपकी पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगी बाजार में होती है AR बराबर MR। AR बराबर MR का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो है अगर फर्म की औसत लागत, औसत आगम अगर आपके सीमांत लागत के बराबर होती है, तो वो एक जो फर्म होती है वो उत्पादन कर सकती है। तो ये पर्याप्त शर्त होती है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार है, तो उसको पूर्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के एग्जाम बहुत ही निकट है, बोर्ड के एग्जाम, और इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट है, तो आप सभी को इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर डेली आपको इकोनॉमिक्स की क्लासें मिलेंगी। और हाँ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, और आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। तो ओके, इसमें यहीं तक, अगली क्लास का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।